हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 17 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फॉर रेजिडेंट्स के बारे में। ये जो हमारी टारगेट 50 सीरीज है इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर उसको डिस्कस करते हैं। फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके पीपीपी के पेपर के अंदर कम से कम 50 नंबर आ पाए और आप आसानी से पीपीपी के पेपर को क्लियर कर पाओ। तो ये जो सीरीज है वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी 3 ई बुक्स है वो मिल जाएंगी। पहली ई बुक के अंदर आपको 135 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप अच्छे तरीके से जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओगे। दूसरी ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जीआईबी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरी ई बुक के अंदर आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये जो ई बुक्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको ये ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो देखो, इंडिया के जो रेजिडेंट्स हैं है ना, वो यहाँ पर फॉरेन से इनकम कमाते हैं। ठीक है, तो इंडिया के जो रेजिडेंट हैं वो अपनी फॉरेन इनकम को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, यूज कर पाए, उसके लिए कुछ स्पेशल अकाउंट जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम 4 अकाउंट्स के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। पहला अकाउंट है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, इसको हम शॉर्ट में ईईएफसी अकाउंट जो है वो कहते हैं। दूसरा अकाउंट है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, इसको हम शॉर्ट में आरएफसी अकाउंट कहते हैं। उसके बाद है डायमंड डॉलर अकाउंट, इसको शॉर्ट में डीडी अकाउंट कहा जाता है। और उसके बाद है आपका लास्ट में रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट डोमेस्टिक। ठीक है, तो एक एक करके इन अकाउंट्स को डिटेल में समझते हैं। तो पहला जो अकाउंट है वो है ईईएफसी अकाउंट। तो देखो, अगर कोई पर्सन जो है वो इंडिया का रेजिडेंट है, ठीक है, और वो फॉरेन से कोई इनकम जो है वो कमा रहा है। जैसे मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है राम, वो एक इंजीनियर है। उसने यूएसए के अंदर फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं और उसको 10,000 यूएसडी डॉलर जो है वो मिले हैं। ठीक है, तो जो राम है ना, वो यहाँ पर ईईएफसी अकाउंट ओपन करवा सकता है और इस अकाउंट के अंदर इस फॉरेन एक्सचेंज को डिपॉजिट करवा सकता है। ठीक है, इस अकाउंट की खासियत क्या है कि इस अकाउंट को फॉरेन करेंसी में ही मेंटेन किया जाता है, यानी कि राम को डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है, वो डॉलर्स ही अकाउंट के अंदर सीधे डिपॉजिट करवा सकता है। ठीक है, इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जो पर्सन है ना, जो ये अकाउंट ओपन कर रहा है, वो एक्सचेंज रेट रिस्क को आसानी से मैनेज कर पाता है। क्योंकि देखो, आप सभी को पता है कि जो डॉलर है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है और रुपीस की वैल्यू डिक्रीज होती है। अभी तो ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि रुपया गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि जो राम है उसने डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करवाया होता, ठीक है, तो अगर बाई चांस राम को डॉलर्स की जरूरत पड़ती तो उसे रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता। तो उसकी वजह से क्या होता कि एक्सचेंज रेट रिस्क यहाँ पर राम को फेस करना पड़ता। हो सकता है कि जब राम को डॉलर मिले थे तो एक्सचेंज रेट चल रहा होता है 82 इज इक्वल टू 1 यूएसडी डॉलर। ठीक है, पर जब राम को डॉलर की जरूरत पड़ी है ना, तो वहां पर रेट चल रहा था 85 इज इक्वल टू 1 यूएसडी डॉलर। ठीक है, यानी कि जब राम ने डॉलर सेल किए तो उसको 82 रुपीज मिले, जब डॉलर बाय किए तो 85 रुपीज मिले। अब 85 रुपीज पे करने पड़े, जिसकी वजह से राम को लॉस हो सकता है। तो इस तरह के रिस्क को ईईएफसी अकाउंट के साथ मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो अकाउंट है ईईएफसी अकाउंट, इसको करंट अकाउंट की फॉर्म में ओपन किया जाता है। और करंट अकाउंट का रूल क्या है कि भाई इसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आप इस अकाउंट के अंदर कोई भी पैसा डिपॉजिट करवाते हो तो उस पैसे को बैंक को दिखाकर या फिर बैंक के पास गिरवी रखकर किसी भी तरह का लोन नहीं लिया जा सकता है, किसी भी तरह की क्रेडिट फैसिलिटी नहीं ली जा सकती है। चाहे वो फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी है, चाहे वो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस अकाउंट के अंदर आप कौन कौन सा पैसा क्रेडिट कर सकते हो, डिपॉजिट करवा सकते हो। ठीक है, तो देखो, अगर आपको नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स रिसीव होती हैं तो उसको आप सीधे तौर पर इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप गुड्स और सर्विसेज की
का एक्सपोर्ट करते हो और आपको कोई पेमेंट रिसीव होती है तो उसको भी आप इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए कि आपने कोई गुड्स या सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है और आपको एडवांस पेमेंट रिसीव हुई है तो उसको भी आप क्रेडिट कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। अगर कोई प्रोफेशनल अर्निंग्स आपको रिसीव हुई है जैसे कि डायरेक्टर फी, कंसल्टेंसी फी, लेक्चर फी, तो उसको भी आप क्रेडिट कर सकते हो। उसके बाद इस अकाउंट के अंदर जो आपने पैसा डिपॉजिट करवाया है उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है उसको भी इस अकाउंट के अंदर आप क्रेडिट कर सकते हो। अगर मान के चलिए कि आपने अकाउंट से फॉरेन करेंसी में पैसा विड्रॉ किया था, मान लो 10,000 यूएसडी डॉलर आपने विड्रॉ किए थे, उसमें से 8,000 यूएसडी डॉलर आपने यूज किए, 2,000 बच गया, तो 2,000 को आप क्रेडिट कर सकते हो, डिपॉजिट करवा सकते हो वापस से। अगर मान लीजिए आपने ट्रेड रिलेटेड कोई भी लोन या फिर एडवांस दिया था, है ना, और वो पैसा आपको वापस मिला है, ठीक है, यानी आपने लोन दिया था, लोन की रिपेमेंट हुई है ना। जब आपने लोन दिया था तो आपने ईईएफसी अकाउंट से दिया था, तो जब लोन वापस आएगा तो वो भी ईईएफसी अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके शेयर्स थे, उनके शेयर्स को, आपके शेयर्स को एडीआर और जीडीआर में कन्वर्ट किया है, तो जो भी पैसा आपको मिलेगा कन्वर्जन के ऊपर उसको भी आप क्रेडिट कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई इंडियन इंडियन स्टार्टअप है, ठीक है, उसने यहाँ पर सेल्स किया है, एक्सपोर्ट की है, या फिर उसकी जो ओवरसीज सब्सिडरीज है उसने कोई सेल्स किया है, एक्सपोर्ट किया है, तो अगर पेमेंट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव हुआ है तो इसको हम क्रेडिट कर सकते हैं। अब बात करेंगे डेबिट की। भाई इस अकाउंट से आप पेमेंट कौन-कौन सी कर सकते हो? तो देखो किसी भी कैपिटल या फिर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आप इस अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है? बस वो परमिटेड ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। उसके बाद मान लीजिए कि आप यहाँ पर गुड्स परचेज़ करते हो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से, या फिर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन से, या फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से, ठीक है? और आप पेमेंट करते हो फॉरेन एक्सचेंज में, तो आप कर सकते हो इस अकाउंट से, ठीक है? उसके बाद अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको कोई कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ रही है, तो आप कर सकते हो इस अकाउंट से, ठीक है? उसके बाद ट्रेड रिलेटेड कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस आप इम्पोर्टर को दे सकते हो इस अकाउंट से, ठीक है? उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपने किसी इंडियन रेजिडेंट को गुड्स और सर्विसेज के बदले में पेमेंट किया फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर एयर फेयर्स और होटल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो उसकी पेमेंट भी आप इस अकाउंट से कर सकते हो। दूसरा जो अकाउंट है वो है आरएफसी अकाउंट। क्या है आरएफसी अकाउंट? तो देखो सबसे पहले तो अगर कोई पर्सन एनआरआई है, ठीक है, और वो अब इंडिया में वापस आ चुका है, अब वो परमानेंटली इंडिया में रहने की सोच रहा है और वो इंडिया का रेजिडेंट जो है वो बन चुका है, ठीक है, तो वो ये वाला अकाउंट जो है वो ओपन करते हैं ताकि एनआरआई रहते हुए उन्होंने जो भी पैसा कमाया है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया है, जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने इंडिया से बाहर खरीदी है, उसको इंडिया में लेकर आया जा सके इस अकाउंट के थ्रू, ठीक है। आरएफसी अकाउंट को भी फॉरेन करेंसी में ही मेंटेन किया जाता है इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा। ओके, आरएफसी अकाउंट के अंदर आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे रेजिडेंट रुपी अकाउंट्स में नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिलती है, वही फैसिलिटी यहाँ पे भी मिलती है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो देखो जो बैंक है वो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करता है मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। आरएफसी अकाउंट को ज्वाइंटली भी ओपन किया जा सकता है, जो एनआरआईज है ना, जैसे मान लीजिए दो एनआरआई है ना, अब वो इंडिया के रेजिडेंट बन चुके हैं, तो वो दोनों मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या फिर जो एनआरआई है वो रेजिडेंट रिलेटिव के साथ में मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकता है फॉर्मल और सर्वाइवर बेसिस के ऊपर। ध्यान रखना है कि जो एनआरआई है वो अब इंडिया में बस चुका है और इंडिया का रेजिडेंट बन चुका है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर रिलेटिव मतलब रेजिडेंट रिलेटिव के साथ में मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन किया जाता है तो फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस के ऊपर ओपन किया जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि एनआरआई जब तक जिंदा रहेगा वही अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, रेजिडेंट रिलेटिव नहीं करेगा ऑपरेट, ठीक है। उसके बाद जो आरएफसी अकाउंट है ना, इसको सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट की फॉर्म में ओपन किया जा सकता है, ठीक है। और करेंसी की बात करें तो कोई भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी के अंदर इस अकाउंट को मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम परमिटेड क्रेडिट की बात करें तो मान लीजिए कि जो एनआरआई है वो यूएसए के अंदर जॉब करता था, ठीक है, और उसको पेंशन और सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स मिल रहे हैं ओवरसीज एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है, तो वो पैसा जो है सीधे इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो सकता है। अगर नॉन रेजिडेंट ने कोई भी एसेट एक्वायर की थी, है ना, इनहेरिटेंस के थ्रू या फिर गिफ्ट के थ्रू, है ना, और ये जो गिफ्ट है उसे इंडिया से बाहर किसी पर्सन के द्वारा मिला था, ठीक है, तो इसको भी इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि आज़ादी से पहले से कोई एसेट है एनआरआई के पास, ठीक है, जैसे कि 8 जुलाई 1947 से पहले, तो अगर उसको और उससे अगर कोई इनकम अराइज हुई है तो उसको आरबीआई की जर्नल स्पेशल परमिशन लेकर
इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जा सकता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि एलआईसी का कोई क्लेम है ना, वो आपको मिला है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। क्लेम आपको इंडियन इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, पर क्लेम आपको मिल रहा है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, तो आप इसको क्रेडिट कर सकते हो। उसके बाद जब आप रेजिडेंट बन चुके हैं, तो अगर आपका कोई अकाउंट है जो एनआरआई है या सीएनआर अकाउंट है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देख लेना, है ना। तो अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो चुका है, तो इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी आरएफसी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम डेबिट की बात करें तो देखो, आप आरएफसी अकाउंट के अंदर जो भी पैसा पड़ा हुआ है ना, उसको इंडिया से बाहर फ्रीली यूज कर सकते हो, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और आप इस चाहे तो पैसे को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके इंडिया में भी यूज कर सकते हो। उसके बाद है आरएफसी डी अकाउंट, है ना। देखो, अगर कोई पर्सन पहले से ही इंडिया का रेजिडेंट है और वो इंडिया के अंदर कोई फॉरेन इनकम जो है वो कमा रहा है, मतलब कि इंडिया में रह रहा है पर वो फॉरेन से कोई इनकम जो है वो कमा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहा है, चाहे वो बैंक नोट्स है, चाहे वो करेंसी नोट है, चाहे ट्रैवलर चेक है, तो वो आरएफसी डी अकाउंट ओपन करवाएगा। देखो, आरएफसी और आरएफसी डी, इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि ये अकाउंट वो ओपन करवाते हैं जो पहले एनआरआई थे, अब वो रेजिडेंट बन गए हैं इंडिया के, ठीक है, इंडिया में रहना चाहते हैं। और ये वो ओपन करवाते हैं जो कि ऑलरेडी इंडिया के रेजिडेंट हैं और वो फॉरेन इनकम कमा रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया का रेजिडेंट अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर कर रहा है, तो वो ये अकाउंट ओपन करके इसमें डिपॉजिट करवा सकता है, ठीक है। ये भी आपका फॉरेन करेंसी में ही मेंटेन किया जाता है। आरएफसी डी अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट के फॉर्म में ओपन किया जाता है, यानी कि इसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अकाउंट के अंदर बैलेंस के ऊपर भी कोई भी सीलिंग नहीं है, आप जितना मर्जी चाहे पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो, ठीक है। जॉइंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है रेजिडेंट के साथ में मिलकर, ठीक है। नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है, ओके। अब परमिटेड क्रेडिट की बात करें तो देखो, अगर आपको कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हुआ है एज अ पेमेंट, एज अ सर्विस, एज अ गिफ्ट, एज अ होनोरियम फीस, है ना, जब आप इंडिया से बाहर गए थे, अब्रोड गए थे, है ना, या फिर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया के अंदर विजिट करता है और आपको गिफ्ट देता है, तो आप इसको क्रेडिट कर सकते हो। उसके बाद अगर ऑथराइज डीलर से आपने फॉरेन एक्सचेंज लिया था अब्रॉड में ट्रैवल करने के लिए, जैसे 10,000 यूएसडी डॉलर आपने लिया था और उसमें से 8,000 यूज हुआ, तो 2,000 जो बच गया है ना, उसको आप क्रेडिट कर सकते हो। अगर आपको रिलेटिव से कोई गिफ्ट यहाँ पर रिसीव हुआ है, क्लोज रिलेटिव से, उसको भी क्रेडिट कर सकते हो। अगर कोई डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड है, जैसे आपने शेयर्स खरीदे हुए थे, अब उसको एडीआर जीडीआर में कन्वर्ट कर दिया गया है और उसे फॉरेन फॉरेन कैपिटल मार्केट में इश्यू कर दिया गया है, तो आपको जो भी पैसा मिलेगा तो क्रेडिट कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हुआ है एलआईसी क्लेम के थ्रू, है ना, आपको सरेंडर वैल्यू रिसीव हुई है और ये पैसा आपको फॉरेक्स में मिला है इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, तो आप क्रेडिट कर सकते हो। अगर हम परमिटेड डेबिट की बात करें तो देखो, आप किसी भी परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए इस अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो इंडिया से बाहर, है ना। पर आपको यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000 को फॉलो करना होगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए भी आप पैसे को यूज कर सकते हो, पर इसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन 2000 को फॉलो करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा अकाउंट है वो है यहाँ पर डायमंड डॉलर अकाउंट स्कीम, ठीक है। अब देखो, अगर कोई यहाँ पर फॉर्म है या फिर कंपनी ठीक है, जो कि डायमंड्स का इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करती है ना, खास करके यूएसए के अंदर, है ना, तो वो डायमंड डॉलर अकाउंट ओपन जो है वो करवा सकती है, ठीक है। अब ये जो अकाउंट है ये हमेशा एक्सपोर्टर के नाम पर ओपन किया जाएगा, है ना, और ये मेंटेन किया जाएगा यूएस डॉलर में ओनली, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ यूएस डॉलर में मेंटेन किया जाएगा। और ये करंट अकाउंट के फॉर्म में ओपन किया जाएगा, इसके ऊपर कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक एक्सपोर्टर जो है, यानी कि एक कंपनी जो है, वो 5 डायमंड डॉलर अकाउंट ओपन करवा सकती है, और एक कंपनी के जो खुद के डायमंड डॉलर अकाउंट है उनमें फंड ट्रांसफर नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि एक फॉर्म है, उसका पहले डीडीए 1 अकाउंट है और डीडीए 2 अकाउंट है, ठीक है, तो इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ओके। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर फॉर्म या फिर कंपनी है, ठीक है, उसने सिर्फ ईईएफसी अकाउंट ओपन किया हुआ है, इसके अलावा कोई और फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है ना, तो वो यहाँ पर डीडीए अकाउंट ओपन करवा सकती है। पर अगर मान लीजिए कि एक्सपोर्टर फर्म या कंपनी ने पहले से ही कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन किया हुआ है ईईएफसी के साथ में कोई और फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो वहां पर वो डायमंड डॉलर अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो देखो, सबसे पहले अगर कोई फॉर्म या फिर
कंपनी है, ठीक है, जो कि रफ कट पॉलिश डायमंड्स की परचेज और सेल करती है ना, और या फिर वो प्रीशियस मेटल ज्वेलरी, प्लेन, मीनाकरी, स्टड, है ना, विदाउट डायमंड और अदर स्टोन्स इसमें डीलिंग करती है ना, तो वो ये अकाउंट ओपन करवा सकती है। बस कंडीशन क्या है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड्स के अंदर उसका एटलीस्ट 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। और जब मैं डायमंड्स की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर कलर्ड जेमस्टोन्स, डायमंड कलर्ड जेमस्टोन्स, स्टड ज्वेलरी, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और इस फॉर्म का जो एनुअल टर्नओवर है वो कम से कम 3 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा जो है वो होना चाहिए पिछले 3 लाइसेंसिंग ईयर्स के अंदर। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो एक पर्सन डायमंड डॉलर अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब एक समरी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले EEFC अकाउंट यानी कि एक्सचेंज अर्नड फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है। तो इंडिया के जो रेजिडेंट हैं जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं वो ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और वो फॉरेन करेंसी को एज इट इज इन अकाउंट्स में डिपॉजिट करवा सकते हैं बिना कन्वर्जन के। ये करंट अकाउंट होता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। परमिटेड क्रेडिट डेबिट के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट है, रिटर्निंग एनआरआईज, वो इस अकाउंट को ओपन करते हैं। सेविंग करंट टर्म डिपॉजिट अलाउड है, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में मेंटेन किया जाता है, और बैलेंस को आप इंडिया से बाहर यूज कर सकते हो। उसके बाद है RFC-D अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक। तो अगर कोई मान लीजिए इंडिया का रेजिडेंट है, वो ओवरसीज सोर्सेज से फॉरेक्स एक्वायर्ड करता है, तो वो इस अकाउंट को ओपन करके इसमें पैसा डिपॉजिट करवा सकता है। करंट अकाउंट ओनली, इंटरेस्ट पेबल नहीं होता है, अकाउंट बैलेंस के ऊपर कोई भी सीलिंग नहीं होती है, और परमिटेड कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए इस अकाउंट से पेमेंट की जा सकती है। उसके बाद है DDS स्कीम, डायमंड डॉलर अकाउंट। तो जो डायमंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर इसको ओपन करवा सकते हैं। मेनली देखो जो एक्सपोर्टर्स हैं, है ना, स्टार्टिंग में मैंने बोला था एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, तो देखो मेनली अगर मैं बताऊं तो एक्सपोर्टर ही इस अकाउंट को ओपन जो है वो करवाते हैं मेनली, अगर हम यहाँ पर बात करें तो। पर अगर इंपोर्ट में भी ट्रैक रिकॉर्ड है तो वो अकाउंट को ओपन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कहीं पे भी आपको दिखे कि भाई एक्सपोर्टर, हाँ, ये जो डायमंड डॉलर अकाउंट है इसको एक्सपोर्टर ही मेनली जो है वो ओपन करवाते हैं, ठीक है, और वही इसका यूज जो है वो करते हैं, ठीक है। पर अगर किसी का इंपोर्ट के अंदर भी ट्रैक रिकॉर्ड है तो वो भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करंट अकाउंट की फॉर्म में, है ना, और इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है और US डॉलर में मेंटेन किया जाता है। मैक्सिमम 5 DDA एक एक्सपोर्टर फॉर्म कंपनी ओपन जो है वो करवा सकती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, 5 सिनेरियो यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। आपको बताना है कि किस सिनेरियो के अंदर जो फॉर्म है, जो कंपनी है, वो डायमंड डॉलर अकाउंट ओपन करवा सकती है, ठीक है। पहला सिनेरियो देखो, एक फॉर्म वी नाम की कंपनी है ना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है 3 साल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ रफ और कट और पॉलिश डायमंड, यानी कि ये जो कंपनी है वो मिनिमम 3 साल से जो डायमंड्स हैं उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो कर रही है, ठीक है। और इसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है ना, पिछले 3 लाइसेंसिंग ईयर के अंदर, है ना, इमीडिएटली पिछले 3 लाइसेंसिंग ईयर के अंदर वो है 4 करोड़ रुपए। और इसने अभी EEFC अकाउंट जो है वो मेंटेन किया हुआ है, यानी कि ओपन किया हुआ है, और वो यहाँ पर DDA अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। तो आपको बताना है कि क्या ये अकाउंट ओपन होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो मिनिमम 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और 3 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर होना चाहिए 3 लाइसेंसिंग ईयर के अंदर, और EEFC अकाउंट है भी तब भी DD अकाउंट ओपन किया जा सकता है। उसके बाद कंपनी W है ना, वो यहाँ पर कट और पॉलिश डायमंड्स की परचेज और सेल करती है, और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 1 साल का है। एवरेज एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ है ना, डूरिंग द प्रीसीडिंग लाइसेंसिंग ईयर, और वो DD अकाउंट ओपन करवाना चाहती है। तो ये नहीं करवा सकती क्योंकि देखो ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम 2 साल का होना चाहिए, और जो टर्नओवर है वो कम से कम 3 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए लगातार 3 पिछले लाइसेंसिंग ईयर्स के अंदर, ना कि सिर्फ प्रीसीडिंग लाइसेंसिंग ईयर के अंदर। कम से कम 3 साल का टर्नओवर देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्म एक्स है, वो प्रीशियस मेटल ज्वेलरी में डील करती है, और उसका 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। एवरेज एनुअल टर्नओवर 3.5 करोड़ है डूरिंग द प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर्स, और उसने पहले से ही FCNR फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो ओपन किया हुआ है बैंक के साथ, है ना, इंडिया के अंदर, और वो अब DD अकाउंट ओपन करवाना चाहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि देखो वैसे तो सब कुछ ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक है, टर्नओवर भी ठीक है, पर क्या है ना कि उसने फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन किया हुआ है।
ईईएफसी अकाउंट के अलावा एक और अकाउंट एफसीएनआर, तो वो नहीं ओपन करवा सकते, ठीक है। डीडीए कंपनी वाई 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है इंपोर्टिंग रफ डायमंड्स विद एवरेज एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर्स एंड विशेष टू ओपन डीडीए। तो यहाँ पे देखो ट्रैक रिकॉर्ड तो सही है, तीन तीन साल का है ना, पर 1.5 करोड़ टर्नओवर जो है वो कम है, ठीक है, तो ये ओपन नहीं करवा सकते, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्म जेड है, उसका जो एनुअल एवरेज टर्नओवर है वो 6 करोड़ है ना, इन द एक्सपोर्ट ऑफ प्लेन गोल्ड ज्वेलरी ओवर द प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर, और 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, और इसके पास कोई भी फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं है और वो डीडी अकाउंट ओपन करना चाहता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, 1 और 5। 1 और 5 सिनेरियो के अंदर ही सिर्फ यहाँ पर जो कंपनी है वो डायमंड डॉलर अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि आरएफसी अकाउंट कैन बी मेंटेन्ड बाय रेजिडेंट्स इन रेजिडेंट इंडियंस इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया का जो रेजिडेंट है वो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में आरएफसी अकाउंट ओपन करवा सकता है और मेंटेन कर सकता है। जो अकाउंट है उसको डिनोमिनेट किया जाता है किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पेंशन और सुपर एनुएशन मॉनेटरी बेनिफिट्स अगर आपको रिसीव होता है ओवरसीज एम्प्लॉयर से, जब आप एनआरआई थे, आपने काम किया था उसके लिए, तो उसको आप क्रेडिट कर सकते हो, हाँ। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द फंड्स हेल्ड इन द आरएफसी अकाउंट इज स्ट्रिक्टली फिक्स्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल बैंक। तो ये गलत है, क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो आरएफसी अकाउंट है उसके अंदर जो भी फंड्स हैं, है ना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक खुद डिटरमाइन करता है मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंग, इसलिए गलत है। आरएफसी अकाउंट कैन बी हेल्ड ज्वाइंटली विद रेजिडेंट रिलेटिव ऑन अ फॉर्मर सर्वाइवल बेसिस, तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। Resident relative joint account holder is fully authorized to operate the account independently during the lifetime of the primary account holder, तो ये गलत है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया फॉर्मर सर्वाइवर के अंदर जो फॉर्मर होता है वो कौन होता है? एनआरआई। तो जब तक वो जिंदा रहेगा वही अकाउंट को ऑपरेट जो है वो कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। पहली, दूसरी, तीसरी स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, और पांचवी स्टेटमेंट सही है और ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो ईईएफसी अकाउंट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला देखो, एडवांस रेमिटेंस अगर आपको रिसीव हुआ है गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करने की वजह से, तो इसको आप क्रेडिट कर सकते हो इस अकाउंट के अंदर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए अनयूटिलाइज फॉरेन करेंसी है जो कि आपने ईईएफसी अकाउंट से पहले विड्रॉ किया था, उसको आप रिक्रेडिट नहीं कर सकते हो, तो ये गलत है। क्योंकि देखो अगर आप फॉरेन करेंसी विड्रॉ करते हो, है ना, और फॉरेन करेंसी ही डिपॉजिट करवाते हो, ठीक है, तो आप करवा सकते हो अकाउंट के अंदर क्रेडिट। पर अगर मान लीजिए कि आपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए, उसको रुपीज में कन्वर्ट किया, अब रुपीज जो है वो आप डिपॉजिट करवाना चाहते हो, तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो अकाउंट है वो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग होता है, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है बैलेंसेस के ऊपर, बिल्कुल करेक्ट है। और जो क्लेम, अगर मान लीजिए कोई क्लेम है वो इंडियन रुपीज में सेटल किया जाता है ईसीजीसी या फिर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, इस अकाउंट के अंदर उसे क्रेडिट नहीं किया जा सकता है। तो देखो अगर इंडियन रुपीज के अंदर सेटल किया जाता है तो नहीं किया जा सकता है, पर अगर फॉरेन करेंसी में सेटल किया जाता तो उसको किया जा सकता है क्रेडिट, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा? ऑप्शन बी, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा, ठीक है। अगर आप जैब एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर आना होगा edutap.in, वहां पर कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे के सारे जेआईबी की कोर्सेज जो है वो दिखने लग जाएंगे। जैसे कि अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 में एनरोल कर सकते हो, जहां पर 60 लाइव क्लासेस के थ्रू आपको जैव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट, सोल प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाता है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको सोल्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप डिटेल्ड में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। कंप्लीट मास्टर कोर्स के अंदर आपको चारों पेपर्स मिल जाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हो जैसे कि आईएफएस या पीपीबी, तो इंडिविजुअल पेपर के भी मास्टर कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि
आईएफएस के मास्टर कोर्स के अंदर आपको आईएफएस की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास पीपीपी का भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है, एएफएम का भी और आरबीडब्ल्यूएम का भी। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हो कि हमारे मास्टर कोर्स का कंटेंट कैसा है, तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको चारों पेपर्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमारे कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेंगे, तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। तो आज का टॉपिक है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ठीक है, तो अगर आप कोई फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो बता सकते हो। ठीक है, और अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर भी जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।